हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आखिर क्या कुछ हुआ है, किस आधार पर ये सारी बातें यहाँ निकल कर के सामने आ रही हैं और इससे जो जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण पक्ष हैं वो क्या कुछ कहते हैं, आज की इस चर्चा में हम लोग इसको विस्तार से देखने की कोशिश करेंगे। सामने पैनल पर आप उस खबर को देख पा रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि कनाडा एज यूएसएस 51st स्टेट, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाया जा रहा है और ये सवाल या निशान इसलिए है कि क्या ये सच हो सकता है, क्या ये संभव हो सकता है, और इसी के कंटेक्स्ट में हम लोग इसको थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब हम उत्तरी अमेरिकी महादेश के मानचित्र को देखते हैं तो यहाँ ध्यान से आप देखने की कोशिश कीजिएगा कि जहाँ एक तरफ जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से जुड़ा हुआ आपको दिखता है, इसके उत्तर में कनाडा की जो मानचित्र की स्थिति है वह हमें दिखती है। वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में यानी कि जो ये पार्टिकुलर रीजन है ये मैक्सिको से जुड़ा हुआ रहता है और इस कंटेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है दो तरफ से कनाडा और मैक्सिको से घिरा हुआ है। गेटिंग इट? यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि भाई अमेरिका और कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की जो सीमा है वो विश्व की सबसे लंबी सीमाओं में से एक है और यहां तक कि सबसे लंबी सीमा इन्हीं दोनों देशों के बीच की मानी जाती है, स्थलीय सीमा के मद्देनजर यदि हम बात करें तो इसी के कंटेक्स्ट में हम लोग ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि आखिर ट्रंप साहब के मन में यह बात क्यों सूझी, किस आधार पर वो इस तरीके से ये टिप्पणियां कर रहे हैं। देखो, अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। अब धीरे धीरे वो अपना जो रंग है वो दिखा रहे हैं, जो अपना एक रुतबा है वो और अधिक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने पहले भी एक टॉपिक के डिस्कशन के दौरान बातचीत की थी कि ब्रिक्स देशों के अगेंस्ट में ट्रंप साहब ने यहाँ तक कहा था यदि आपने ब्रिक्स मुद्रा को लेकर के ज़्यादा अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया, ज़्यादा उसको लेकर के सक्रियता दिखानी शुरू की, तो ऐसे में हम आप सभी के अगेंस्ट में, चाहे भारत हो, रूस हो या फिर चीन हो या फिर ब्रिक्स के अन्य कोई भी देश हो, हम सभी के अगेंस्ट में 100% टैरिफ लगाएंगे। और यहाँ दूसरी तरफ उन्होंने कनाडा और मैक्सिको को भी कुछ ऐसी ही चेतावनियां जारी की हैं। कौन सी चेतावनी है भाई? यहां पर ध्यान रखिएगा, इनको कहा गया है कि देखिए हम आपके अगेंस्ट में 25% तक टैरिफ लगाएंगे। क्यों ऐसी बातें कही जा रही हैं इसको हम लोग थोड़ा सा विस्तार से देखें। देखो, ट्रंप साहब का यह कहना है कि देखिए यदि कनाडा और मैक्सिको अमेरिका की सीमा के पार नशीली दवाओं और प्रवासन की गतिविधियों को रोकने में असफल रहते हैं, नहीं रोक पाते हैं, तो हम ये कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगे। सावधानी से समझिएगा दोस्तों, यहां पर दो महत्वपूर्ण पक्षों की बात कही जा रही है, हालांकि एक तीसरा पक्ष भी है जो कि अमेरिका के इकोनॉमिक पॉलिसी से भी संबंधित है, व्यापारिक गतिविधियों से भी संबंधित है, वो भी मैं भी जिक्र करूंगा। लेकिन पहले यदि हम इन दोनों पक्षों को देखें तो नशीली दवाओं के लगातार तस्करी से संबंधित जो मामले हैं वो यहाँ पर उभरते रहते हैं। कनाडा से फेंटेनाइल नाम की एक नशीली दवा के बारे में जानकारी मिलती है कि उसकी तस्करी जो है अमेरिका में इतनी अधिक तादाद में होती है कि वहाँ पर इसका सेवन करके हजारों हजार संख्या में लोगों की मौत भी हुई है। तो ये एक पक्ष उभरता है। वहीं दूसरी तरफ जब हम प्रवासियों की कंटेक्स्ट में बात करते हैं दोस्तों, तो कनाडा और अमेरिका के बीच में, यहां मैं अमेरिका जब कह रहा हूं तो आप ये मानकर चलिए कि भाई संयुक्त राज्य अमेरिका की बात हो रही है ना, क्योंकि कई बार बच्चों में ये कंफ्यूजन होता है कि उत्तरी अमेरिका के बारे में तो बात नहीं हो रही है। अमेरिका यानी कि यहां पर हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के कंटेक्स्ट में बातचीत कर रहे हैं। तो कनाडा और अमेरिका के बीच में जो बॉर्डर है, मैंने आपको पहले भी बताया, सबसे लंबी सीमा साझा होती है। और जो बॉर्डर की स्थिति है बच्चों, यदि हम वर्तमान में जो बाइडेन साहब के शासन प्रशासन की बात करें तो राइट नाउ जो
बॉर्डर से संबंधित पाबंदियां हैं वो ढीली हैं, लचीली हैं। इतना अधिक टाइट जो सिक्योरिटी है या फिर सर्विलांस है अमेरिका और कनाडा की सीमा के बीच में नहीं रहता है। और साथ ही जो सीमा पार आने जाने वाली गतिविधियां हैं इसको मद्देनजर रखते हुए यदि हम देखें तो बहुत बड़ी संख्या में कनाडा से अमेरिका की ओर लोगों का प्रवासन होता है। इसके पीछे की कई सारी वजह हैं, जैसे कि एक जो वजह है उसमें कहा जाता है कि कनाडा में जो वीजा पॉलिसी है, वीजा नीति बहुत ही आसान है, सरल है, सहज है। ठीक है जी। अब देखो यहां पर कई सारे एंगल्स आपको समझने की जरूरत है। कनाडा में वीजा पॉलिसी बहुत ही आसान है। कहा जाता है कि मुश्किल से 72-76 दिन में ही कनाडा के लिए वीजा मिल जाता है। अब कोई एक व्यक्ति किसी तीसरे देश से अमेरिका जाना चाहे तो अमेरिका के माध्यम से जो वीजा नीति निर्धारित की गई है और जो वीजा से संबंधित प्रोसेसेस हैं उसमें लंबा वक्त लगता है, यहां तक कि 1 साल तक का समय लग जाता है। अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में ये सारी बातें हमें दिखती हैं। और यदि कोई व्यक्ति अमेरिका जाना चाहे तो वो क्या करता है, वो चाहता है कि क्यों ना हम इस कनाडा के माध्यम से और देन फिर अमेरिका में चले जाएं। भाई वहां तो आसानी से कनाडा जाएंगे, कनाडा से इस प्रवासन मार्ग के रास्ते हम फिर अमेरिका चले जाएंगे। तो ये एक जो पक्ष है ये एक अवैध प्रवासन के तौर पर उभरता है। और इस बात को लेकर के ही डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इस तरीके से जो ये गतिविधियां होती रही हैं हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी कुछ ही समय पहले की खबर आई है, भारतीयों के द्वारा भी इस तरीके से कई सारी गतिविधियों के बारे में पता चला है। लगभग 40,000 भारतीयों के अवैध प्रवासन के बारे में जानकारी मिली जो कि कनाडा से अमेरिका की ओर जा रहे थे। तो ये सब कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसको हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखने की आवश्यकता है। दूसरी बात यहाँ पर जो निकल कर सामने आती है वो ये, जैसा मैंने आपको बताया कि बाइडेन प्रशासन में लचीली सीमा व्यवस्था है ना, लंबा बॉर्डर है, बहुत अधिक वहां पर ध्यान नहीं दिया जाता है। एक तरीके से ओपन बॉर्डर की स्थिति भी कई जगहों पर देखी जाती है। इसके साथ साथ ही कनाडा में वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो वहां पर अर्थव्यवस्था के स्तर पर जो स्थितियां हैं वो थोड़ी सी कॉम्परेटिवली यदि हम कहें तो दयनीय है। वहाँ पर महंगाई की स्थिति ज़्यादा हो गई है, वहाँ पर रहन सहन को लेकर के भी तनाव देखा जाने लगा है। तो ऐसे में वहाँ पर रहने वाले लोग भी कोशिश ये करते हैं कि क्यों नहीं हम एक विकल्प के तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका को चुनें और इस अवैध प्रवासन के माध्यम से हम भी जो अपनी स्थिति है उसको और बेहतर कर सकें। थोड़ी सी चुनौती का सामना करना पड़ेगा और देन फिर हम अमेरिका में चले जाएंगे तो अच्छी बात है। ये सारी स्थितियां यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। और दूसरी तरफ जब हम मैक्सिको की तरफ से बात करें यानी कि अमेरिका के दक्षिणी हिस्से की तरफ से बात करें तो यहाँ से भी कुछ ऐसी ही गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है। कुछ ही समय पहले जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन है, जो हिंदी में यदि हम उसको कहें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन है, इसके द्वारा ये कहा गया था कि मैक्सिको की तरफ से अमेरिका यानी वहाँ उस पार्टिकुलर रीजन में जाने के वाले लोगों की जो स्थिति है वो बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण है। सोनोरन और चिहुआहुआन मरुस्थल एक बहुत ही दुर्गम रास्ता है जिसके माध्यम से होते हुए लोग अमेरिका की ओर प्रवासन करते हैं। मैक्सिको से होते हुए वो जाते हैं और उनको अपने जीवन से भी कई बार हाथ धोना पड़ता है। ध्यान रखिएगा ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, सोनोरन और चिहुआहुआन मरुस्थल, है ना। इन दोनों के बारे में ध्यान रखिएगा। मैक्सिको से प्रवासन करने में इन दोनों दुर्गम रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन लोग सोचते हैं कि चलो भाई थोड़ी सी चुनौती का सामना करेंगे, जीवन थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, है ना, अच्छा से हम अपना जीवन यापन चला सकेंगे, हमें जो अर्निंग है, हमारी जो अर्निंग है वो और बेहतर हो सकती है। गेटिंग इट।
लेकिन कई बार जो उनको मौत का सामना करना पड़ता है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। Isn't it? तो ये सारी परिस्थितियां दोस्तों ध्यान में रखने हैं, और इसी सब के कंटेक्स्ट में ये ट्रंप साहब ने जो अभी हाल में अपनी बातें कही हैं कि देखो भाई, हम 25% तक टैरिफ लगाएंगे। अब देखो यहां पर अब जो एक नया एंगल है वो क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। जो चुनौतियां हैं, जो स्थितियां हैं, वो मैंने आपको बताई कि इस तरीके से इसका सामना करना पड़ता है। जस्टिन ट्रूडो साहब को जब इस बात के बारे में जानकारी मिली, कनाडा के वो प्रधानमंत्री हैं, तब उन्होंने कहा कि अरे ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो गए फ्लोरिडा में अमेरिकी प्रेसिडेंट इलेक्ट यानी कि डोनाल्ड ट्रंप महोदय से उन्होंने मुलाकात की और ये कहा कि देखिए सर, आप इस तरीके से जो ये बातें कह रहे हैं, इससे तो मामला बहुत अधिक गड़बड़ हो जाएगा। ट्रंप साहब ने पूछा कि क्या हुआ, बोलो भाई क्या हुआ, बताओ। उन्होंने कहा कि देखिए, कनाडा की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके साथ ही तो जुड़ा हुआ है, और यदि आप ऐसा करेंगे, यदि आप 25% तक टैरिफ लगाएंगे, तो फिर इससे कनाडा की अर्थव्यवस्था को तो बहुत भारी नुकसान होने लगेगा। ट्रंप साहब ने जो जवाब दिया वही यहां पर क्वेश्चनेबल हो गया। उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा है क्या, तो क्यों नहीं कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बन जाना चाहिए। हंसते हुए ही कहा, एक व्यंग्य में ही कहा, लेकिन कह दिया। कनाडा को 51वां राज्य बन जाने की बात जब सुनी जस्टिन ट्रूडो ने, और उनके साथ जो भी उनके सिपहसालार वगैरह थे, वो दंग रह गए, उनको घबरा भी गए, और घबराहट में ही थोड़ी सी मजाक में भी उनको लगा कि चलो लगता है कि वो ऐसे ही कह रहे हैं। भाई अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट है, कम बात है क्या। तो यहां पर कनाडा को 51वें राज्य बनाए जाने की बात तक कह दी गई, और यह भी कह दिया कि अरे कनाडा के प्रधानमंत्री के तौर पर आपका पद है, अच्छा है, ऊंचा पद है, लेकिन जो 51वें राज्य के गवर्नर की भूमिका रहेगी, उसका जो महत्व है वो भी कम नहीं है। इस तरीके से उन्होंने कह दिया। गेटिंग इट? और यही बातें निकलकर समाचार पत्रों में, न्यूज चैनल्स पर, जगह जगह पर आने लगी। अब इसी को लेकर के विश्लेषण भी शुरू हो गया। देखो भाई, हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जो भी कोई बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसके द्वारा कोई बात यूं ही भी कह दी जाती है तो उसके कई सारे अर्थ निकाले जाने लगते हैं। और यहां पर कौन है भाई? यहां पर आप बात कर रहे हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट के कंटेक्स्ट में, और उनकी नीतियों, उनकी बातों को लेकर के हमेशा वो सुर्खियां बटोरते रहते हैं, और इस मुद्दे पर फिर से वो इस तरीके से सुर्खियां बटोर रहे हैं। क्या होगा नहीं होगा ये तो कोई नहीं जानता, कोई ये कह नहीं सकता, कोई ये गारंटी नहीं दे सकता कि अच्छा उन्होंने मजाक में ही कहा है, लेकिन ये बात वो करके दिखा देंगे। Isn't it? इसको लेकर के भी एक बहुत पशुपेश वाली स्थिति निकलती है। ठीक है, तो यहां जो एक अलग एंगल है कनाडा के कंटेक्स्ट में, ये भी थोड़ा सा हम लोग समझे कि जब हम बेसिकली कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधों की बातचीत करते हैं, तो देखो 2-3 ऐसे एंगल्स हैं जिस पर अमेरिका को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अमेरिका को प्रतिदिन लगभग 4 मिलियन बैरल तेल का निर्यात कनाडा से होता है। एक बैरल में दोस्तों ध्यान रखना 159 लीटर तेल होता है। ये आईएएस प्री एग्जाम में पूछा गया सवाल है। मैं जब भी आईआर की कक्षाएं बच्चों को लेता हूं पेड बैच में, तो मैं उनको बताता हूं, है ना, एक बैरल में 159 लीटर होता है। ये आईएएस प्री का सवाल है। तो खैर, तो यहां पर इस तरीके से अमेरिका को बहुत बड़ी मात्रा में तेल का निर्यात किया जाता है। कनाडा में खनिज की प्रचुरता है, बहुत बड़े पैमाने पर प्रचुरता है ना। और ये जो अमेरिका में स्वच्छ ऊर्जा को लेकर के, या फिर सॉफ्टवेयर्स को लेकर के, स्मार्टफोन को लेकर के गतिविधियां चलती हैं, जो उनका निर्माण किया जाता है, उसमें इन खनिजों का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। अमेरिका कनाडा से बहुत बड़ी मात्रा में विद्युत की आपूर्ति भी हासिल करता है। ठीक है जी, ये सारे पक्ष यहां पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो ऐसे में कनाडा को अमेरिका के लिहाज से महत्वपूर्ण देश माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए? बिल्कुल माना जाना चाहिए। और कनाडा के पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का जो एक रीढ़ है, वो अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है।
और यही कारण है कि कनाडा के प्रधानमंत्री साहब ने अमेरिकी राष्ट्रपति इलेक्ट को ये कहा कि भाई यदि आप ऐसा करेंगे, 25% तक यदि आप टैरिफ लगाएंगे तो फिर हमें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस कंटेक्स्ट में ट्रंप साहब ने एक और पक्ष रखा है बच्चों, वो भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। उन्होंने यहां तक कहा कि देखो भाई, जब हम आपके साथ व्यापार करते हैं तो हमें व्यापार घाटा का जो नुकसान है वह झेलना पड़ता है। आपके यहां से इतनी अधिक मात्रा में होता है आयात हमारे यहां पर कि उतना निर्यात हम आपके यहां नहीं कर पाते हैं। गेटिंग इट और नॉट? यहां पर मैं आपको थोड़ा सा संकेत करना चाहूंगा भारत और चीन के बीच के व्यापारिक गतिविधियों के बारे में। चीन के द्वारा इतना अधिक निर्यात किया जाता है भारत को कि भारत हमेशा व्यापार घाटे की स्थिति में ही रहता है। उतना निर्यात भारत के द्वारा नहीं किया जाता है। वही स्थिति यदि यहां पर हम लोग देखें तो अमेरिका और कनाडा के कंटेक्स्ट में है, लेकिन यहां पर पासा थोड़ा सा पलटा हुआ है। अमेरिका कनाडा की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण तौर पर विकसित देश की श्रेणी में आता है। हालांकि कनाडा भी विकसित देश और G7 के अंतर्गत कनाडा भी शामिल है, ऐसा नहीं है कि कनाडा कोई ऐसे ही कमजोर देश है, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका को जब ऐसा लगता है कि वहां जो हमें निर्यात करना चाहिए वो तो कम है, तो ऐसे में हमें व्यापार घाटा बहुत अधिक झेलना पड़ता है। उसके पीछे की वजहें भी हैं। वजह यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में कनाडा का जो क्षेत्रफल है वो कम है, वहां पर उसकी आबादी कम है, तो जाहिर सी बात है उतना आयात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब उतना आयात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है तो ऐसे में कनाडा के तुलना में अमेरिका को व्यापार घाटा का सामना ज्यादा करना पड़ता है। और ये सब कुछ वजहें हैं जिसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप साहब कहीं ना कहीं अपने मन में ये ख्याल लाते रहे हैं कि इससे हमें नुकसान हो रहा है ना। तो ये सारे जो पक्ष हैं दोस्तों यहां पर थोड़ा सा इस कंटेक्स्ट में उभरते हुए दिखते हैं। क्लियर है? तो इस चर्चा के जरिए हम लोगों ने 2-3 महत्वपूर्ण एंगल्स पर बातचीत की, जहां एक तरफ हम लोगों ने देखा कि आखिर कौन सी ऐसी वजह थी जिसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कनाडा के कंटेक्स्ट में ये सारी बातें की। कनाडा के प्रधानमंत्री महोदय का क्या तर्क है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच का जो रिलेशनशिप है उसमें कौन कौन से एंगल यहाँ पर निकलते हैं। अब एक छोटी सी बात मैं आपको और कह दूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये कि यदि अमेरिका कल को, परसों को या इससे कहीं आगे जाकर के ये विचार भी कर लाता है और ऐसी संभावना बनती है जिसकी संभावना न हो ज़्यादा बेहतर है कि यदि कनाडा को अमेरिका के 51वें राज्य के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है तो इससे एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज जैसी स्थिति वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखी जा सकती है ना। मैंने अभी आपको बताया कि G7 के अंतर्गत कनाडा अपने आप में एक महत्वपूर्ण देश की भूमिका निभाता है। और हालांकि यहां पर यह भी मैं जरूर कहना चाहूंगा, कनाडा जिस तरीके से एक महत्वपूर्ण देश की भूमिका निभाता है, ऐसे में राज्य के तौर पर अमेरिका के अधीन हो जाना शायद मुश्किल वाली बात ही है। और इसमें कई सारे कानूनी दांव पेच भी शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि आज उन्होंने कह दिया और कल को कनाडा शामिल हो ही जाएगा, इतना अधिक आसान नहीं है ना। वहाँ पर भी अमेरिकी संसद में भी कुछ प्रोसेसेस होते हैं। जो अमेरिकी संसद है जिसे हम लोग कांग्रेस के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा पहले ये देखा जाएगा कि साहब किसी भी राज्य को, किसी भी क्षेत्र को यदि हमारे राज्य के तौर पर शामिल होना है तो पहले उस क्षेत्र के जो भी लोग हैं वो इसको लेकर के अपनी सहमति, अपनी स्वीकृति दें। और देन फिर कांग्रेस में जो सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो प्रतिनिधि सभा होती है, उनके द्वारा इस मामले में बहुमत के माध्यम से इस पूरे प्रोसेस को सहमति दी जा सकती है। सहमति देने के बाद में तब फिर जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं वो इस अधिनियम को या फिर इस विधेयक को वो पारित करते हैं या फिर उसके अगेंस्ट में वीटो लाते हैं। समझिएगा इस बात को, ये सारे कुछ प्रोसेसेस हैं। यदि अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा वीटो किया जाता है, उसके बावजूद भी 2/3 बहुमत से अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा किसी भी पार्टिकुलर रीजन को, किसी भी पार्टिकुलर स्टेट को अमेरिका के राज्य के तौर पर शामिल किया जा सकता है। इन सभी गतिविधियों के आधार पर ही कनाडा आने वाले समय में यदि ऐसी संभावना दिखेगी तो फिर
इस तरीके से इस प्रोसेसेस को फॉलो करेगा और देन फिर वो 51वें राज्य के तौर पर शामिल होगा। लेकिन ये सब बहुत ही भविष्य के गर्भ में है, कब क्या होगा कोई नहीं जानता है। मैंने केवल आपको एक संकेत दिया कि किसी भी राज्य के अमेरिकी राज्य में बनने को लेकर के जो कानूनी दांव पेच है उसकी एक छोटी सी झलक मैंने आपको बता दी कि ऐसे ऐसे ये प्रोसेसेस होती हैं। तो खैर आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपने इसके माध्यम से कनाडा और अमेरिका के बीच के गतिविधियों को अच्छे से समझा होगा और इसे जो जुड़े हुए अन्य पक्ष हैं उसको भी आपने समझा होगा। ठीक है, आज की चर्चा हम लोग अब यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सूचना दोस्तों मैं आपको दे दूं कि P2I फाउंडेशन बैच की शुरुआत 7 दिसंबर से की जा रही है। यदि आप में से कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से, नियमित तौर पर करना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि GS में कई सारे ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो अपने कन्फ्यूजन को दूर कीजिए। बहुत ही बेहतर तरीके से आप इस P2I फाउंडेशन बैच के माध्यम से अपनी GS की संपूर्ण तैयारी करने के लिए एडमिशन लीजिए। इस कोर्स के अंतर्गत दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 2 महत्वपूर्ण अलग अलग जो साल से संबंधित फाउंडेशन बैच है इसकी शुरुआत की जा रही है, जहां एक तरफ 2026 को टारगेट करते हुए यदि आपकी तैयारी है तो 28,999 रुपए में इस कोर्स से आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा 2027 के लिए यदि आपका टारगेट है तो फिर आपकी जो फी है 34,999 रुपए है। इस कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स के जरिए आप अपने GS की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सूचना यह है कि यदि आप में से कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि IAS प्री 2025 को लेकर के उहापोह की स्थिति में है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब जो नज़दीक समय आता जा रहा है प्री को लेकर के, अब इसमें हम कैसे रैपअप करें, किस तरीके से अपनी तैयारी को एक सही दिशा के साथ आगे बढ़ाएं और किस तरीके से हम रिवीजन करें, ये तमाम सवालों का जवाब SIP 2025 का ये बैच है। यदि आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 10 दिसंबर से शाम में 5 बजे से इसकी शुरुआत हो रही है। इसके लिए भी आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 6,000 रुपए में राइट नाउ इस बैच से जुड़ सकते हैं और अपने IAS प्री के लिए जो सफलता का दरवाजा है उसे खोल सकते हैं। इस सब के साथ यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो फिर मेरे इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टा चैनल के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको कोई भी सवाल पूछना है, कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे इस मेल ID पर मुझे मेल करके अपने जो भी दिक्कतें हैं, जो भी आपकी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।